नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के कांस्टेबल प्रैक्टिस सेशन बैच में। और हम तैयारी कर रहे हैं ऑल कांस्टेबल्स, जो स्टेट ऑल कांस्टेबल्स के स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के कांस्टेबल्स के एग्ज़ाम, पैरामिलिट्री फोर्सेस के कांस्टेबल के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट कांस्टेबल्स के एग्ज़ाम के प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पर आपके लिए एक प्रैक्टिस सीरीज जुनून बैच चला रहे हैं, जो कि आपको आने वाले कांस्टेबल के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। अभी जैसे बिहार की वैकेंसी आई हुई है, बिहार पुलिस की, बिहार कांस्टेबल की, ऐसे भी आएंगे। यूपीपी भी आने वाली है, उम्मीद है। अभी टेंडरिंग का कुछ इशू चल रहा है, हो सकता है कुछ दिनों में क्लियर हो जाए, तो यूपीपी की वैकेंसी आने वाली है। तो उन सबको दृष्टिगत रखते हुए, उन सबको ध्यान में रखते हुए हमने ये टेस्ट सीरीज शुरू किया है आपके लिए। और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एक मोटिवेशनल कोट के साथ कि सब्र रखो, जिंदगी तुम्हें तो हर चीज़ देगी जिसे तुम लायक हो। जिंदगी में ना आप जिस लायक हैं वह आपको मिल के रहेगा, ये पक्की बात है। और अगर जो नहीं मिल रहा है तो आप समझ लो कि आप उस लायक नहीं हैं, या आपने अपने आप के अंदर उतनी एबिलिटी नहीं डेवलप की है कि वो मिल सके आपको। बहुत सुंदर सी बात है कि एक कंपनी में 20,000 से लेके 2 लाख तक की सैलरी के एम्प्लॉय होते हैं। अब 20,000 वाला सोचे कि मुझे 20,000 सैलरी मिलती है, कंपनी 20,000 सैलरी देती है, तो इट्स नॉट ट्रू। कंपनी 2 लाख रुपए भी सैलरी देती है, बट यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट द सैलरी ऑफ 2 lakhs because you are not able to do as a 2 lakh salaries person। जिस दिन आप 2 लाख के काम के बराबर का काम करने लगेंगे, कंपनी आपको भी 2 लाख सैलरी देगी। तो ज़रूरत इस बात की है कि अपने लेवल को उठाएं, चाहे वो पढ़ाई का लेवल हो, काम का लेवल हो, या कोई भी लेवल हो, उस लेवल को उठाने की जरूरत है। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, सिंपल से सवाल है, इसको बहुत सिंपल से तरीके से ट्रीट भी करना है। इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है, बहुत दिमाग नहीं लगाना है, ध्यान देना, बहुत आसान सा सवाल। कह रहे हैं कि 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। इसमें से 10 लीटर मिश्रण निकालकर शुद्ध दूध मिलाया जाता है तथा यह क्रिया एक और बार दोहराई जाती है। परिणामी मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात क्रमशः कितना है? बहुत आराम से चीज टैकल करिए। 20 लीटर, ध्यान दीजिएगा, 20 लीटर ये दूध है और ये पानी, 3 संबंधे 2 के अनुपात में है, तो 5, और ये 12 लीटर दूध है और 8 लीटर पानी। कोई तकलीफ नहीं, यही होगा। कह रहा है कि दूध 10 लीटर मिश्रण निकालकर, अगर आप 10 लीटर मिश्रण निकालने जा रहे हो तो 10 लीटर मिश्रण में कितना दूध और कितना पानी निकलेगा? 3 दूध है और 2 पानी है, तो यहाँ से निकलेगा 6 दूध और 4 पानी। तो दूध निकल गया 6 और पानी निकल गया 4। अब कितना बचा बच्चा? तो दूध बचा 6 और पानी बचा 4। अभी क्या कह रहे हैं? 10 लीटर मिश्रण निकालकर शुद्ध दूध मिला दिया जाता है, यानी अब सिर्फ दूध मिलाया जाता है, तो दूध कितना हो गया? 16, और पानी कुछ नहीं मिलाया गया, तो मिश्रण फिर एज इट इज 20 पे आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? फिर 10, अब अनुपात क्या है दूध और पानी का? अब दूध और पानी का अनुपात है 4 × 4, 4 × 16, 4 संबंधे 1। अब इसमें से फिर 10 लीटर अगर आप मिश्रण निकालोगे, तो अब 10 लीटर जब मिश्रण निकालोगे तो कितना दूध और कितना पानी निकलेगा? ये समझ लो, 4 दूध निकलेगा और 1 पानी निकलेगा, यानी 8 दूध निकलेगा और 2 पानी निकलेगा। तो यहाँ से 8 दूध निकाल दिया आपने, और कितना निकाल दिया? 2 पानी निकाल दिया, यानी अब दूध कितना बचा? 8, और पानी कितना बचा? 2। और अब क्या मिला दिया? फिर 10 लीटर दूध मिला दिया, तो दूध हो गया 18, और पानी कुछ नहीं मिला, तो ये हो गया 2। यानी अब जो है मिल्क और वाटर किस रेशियो में हो गया? 18 संबंधे 2, यानी 9 संबंधे 1 के अनुपात। ये सिंपलेस्ट वे है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। थोड़ा टाइम टेकन हो सकता है, बट परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। 1-2 बार आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत स्पीड से भी कर लेंगे। ठीक है, देख लो फिर से। 20 लीटर मिश्रण है, 20 लीटर मिश्रण है, इसमें 3 भाग दूध और 2 भाग पानी है, तो 12 लीटर दूध हो गया, 8 लीटर पानी हो गया। कह रहा है अगर इसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाल दें, तो 10 लीटर मिश्रण पहले बार में 10 लीटर मिश्रण निकाल दें, और अगर 10 लीटर मिश्रण निकाल देंगे तो क्या बचेगा? ध्यान देना जरा सा।
पहले फेज में क्या है, 10 लीटर मिश्रण निकालोगे तो 3 दूध और 2 पानी, यानी 6 दूध और 2 पानी निकालोगे, तो 6 दूध निकल गया और 4 पानी निकल गया, तो 6 दूध बचा, 4 पानी बचा। फिर कह रहे हैं अब 10 लीटर दूध मिला दिया तो 16 लीटर दूध हो गया, 4 लीटर पानी हो गया। अब दूध पानी का अनुपात 4:1 हो गया। कह रहे हैं अब फिर 10 लीटर मिश्रण निकालेंगे। अब 4:1 के मिल्क और वाटर के प्रोपोर्शन में जब आप 10 लीटर मिक्सचर निकालेंगे तो 8 लीटर दूध निकलेगा और 2 लीटर पानी निकलेगा। 16 में से 8 लीटर दूध चला गया, 8 बचा, और 4 लीटर पानी में से 2 लीटर पानी चला गया तो 2 बचा। अब कह रहे हैं 10 लीटर फिर से मिला रहे हैं, तो 10 लीटर जैसे ही फिर से मिलाओगे दूध, शुद्ध दूध, तो 18 लीटर दूध हो जाएगा और 2 लीटर पानी हो जाएगा, तो 9:1 का अनुपात हो जाएगा। ये सिंपल पहला सवाल। दूसरा सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 5,000 रुपए का एक वर्ष में 4% की वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक तथा अर्धवार्षिक पे हो। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर भैया देखो एक साल, पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये भी आप देख लो कि अगर 5,000 रुपया 4% की दर से एक साल के लिए अगर निवेश किया जाए तो पहले साल कितना ब्याज दे देगा, 200 रुपए, एक साल का ब्याज। फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट के इक्वल होता है, तो मतलब कुल मिला जुला के कुछ भी निकालेंगे तो ब्याज एक साल के लिए 200 आएगा। अब दूसरे साल जब आप जा रहे हो, कह रहा है यदि इसे 6 महीने के वार्षिक दर पर यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक देय हो तो ब्याज का अंतर क्या होगा। तो अर्धवार्षिक अगर देय होगा तो सीधा सीधा पता है आपको, मूलधन तो मूलधन रहेगा लेकिन दर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी 2% हो जाएगा। और 6 महीना का साल भर में क्या ठो 6 महीने, 2 ठो तो 2 स्लॉट में 2% कैलकुलेट करो। 5,000 का 2% 100 और 100 का 2% 2, यानी ब्याज कितना हो गया, 2 गुणित 1 200 प्लस 2, यानी 200 एक ये ब्याज है 200 और एक ब्याज है 202। डिफरेंस अगर आप पूछेंगे तो व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ दैट, तो 202 माइनस 200 इज इक्वल टू, यानी 5,000 रुपए की राशि का एक साल का 5,000 रुपए की राशि का एक साल का 4% वार्षिक की दर से अगर वार्षिक ब्याज संयोजित करेंगे तो 200 रुपए ब्याज होगा, और ब्याज अगर अर्धवार्षिक संयोजित करेंगे तो 202 रुपए ब्याज। अंतर कितना आ गया, 2 रुपया। आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है, कोई तकलीफ नहीं। आगे बढ़ूं, सिंपल सवाल है ना। अगला क्वेश्चन है कि 2 विकर्णों का अनुपात, ध्यान देना, 2 विकर्णों का अनुपात 3 संबंधित 7 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बहुत सिंपल बात, विकर्ण क्या होते हैं, विकर्ण 1 डायमेंशनल होते हैं, और एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल 2 डायमेंशनल है। तो सीधा सीधा है कि अगर आपसे 1 डायमेंशनल दिया हो और 2 डायमेंशनल रिजल्ट पूछ रहा हो तो स्क्वायर, 3 डायमेंशनल का रिजल्ट पूछ रहा हो तो क्यूब। विकर्ण अगर 3 संबंधित 7 के अनुपात में है, ये अनुपात अगर विकर्णों का है दोस्त, तो कुछ नहीं करना है, क्षेत्रफलों का अनुपात इसका वर्ग होगा, 9 संबंधे 49 होगा। कोई तकलीफ नहीं ना, कर लोगे, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे हैं कि यदि 12 पेंसिल का क्रय मूल्य 10 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या है। सीधा है 2/10 गुणित 100, 2/10 गुणित 100 50%, 2/10 गुणित 100 20% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर तकलीफ है आपको इस बात को, देखो बात को समझो, मैं आपको ऐसी ओरल समझा दूं कि अगर 20 पेंसिल, ध्यान देना बच्चा, बहुत सिंपल सा सवाल है कि 12 पेंसिल का क्रय मूल्य, यानी जितने रुपए में 12 पेंसिल खरीद पाते हैं उतना पैसा आपको 10 पेंसिल बेच के ही मिल जाता है। जितने पैसे में आप 12 पेंसिल खरीदते हो उतना पैसा 10 पेंसिल बेच के पा जाते हो, तो बैलेंस कितना बना पाते हो, 2 पेंसिल का। ये 2 पेंसिल ही लाभ है आपके, कितना पेंसिल बेच के, 10 पेंसिल, 2 गुणित 10 गुणित 100, 10 10 में 100, 20% आपका आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका है जो स्मार्ट से स्मार्ट वे है, स्मार्टेस्ट वे है। दूसरा तरीका ये है कि भाई अब आप सॉल्व ही कर लो कि 20 का क्यूब CP 10 के SP के इक्वल है, या CP बाई SP शुड बी 10/12 होगा, या कह सकते हैं आपकी प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 2/10 इंटू 100। तो यहाँ से भी 20% आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्या हो जाएगा, CP 10 हो जाएगा और SP 12 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत
नहीं है। तो ये आपको 20% आपको यहाँ से, सॉरी, ये आंसर आपको मिल जाएगा 20%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कर लोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 294 सेंटीमीटर वर्ग है। ठीक है, आयतन क्या होगा? अगर कोई घन है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होगा, और 6a² इज इक्वल टू 294 है, यानी a² इज इक्वल टू 6 पंजे 30, 6 चौके 24, 5 6 9 54, a इज इक्वल टू 7, तो a³ इज इक्वल टू होता है 343 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका पहला ऑप्शन हो, सॉरी 43 ना, ये गलत ऑप्शन हो गया है, यहाँ 343 होगा। ठीक है, 342 को 343 कर लीजिएगा, ये ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि एक पिता की आयु उसके पुत्र के आयु की 5 गुनी है। ठीक है, ध्यान देते हैं, ध्यान दो बच्चा। मान लो पुत्र हो गया और पिता हो गया। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है, पुत्र 1 तो पिता 5। कह रहे 6 वर्ष बाद, आफ्टर 6 ईयर 6 वर्ष बाद पिता के आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी पुत्र 1 तो पिता 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही? क्या है, तो पिता की तथा पुत्र की आयु क्या है? तो पहले पुत्र की ही आयु निकाल लेते हैं। ये वर्तमान है ना, ये वर्तमान है दोस्त, और ये 6 वर्ष बाद है। मैंने आपको बहुत सुंदर फार्मूला बताया है, और अगर एज प्रॉब्लम में आपको कहीं भी कोई दिक्कत है, सिर्फ एज ही प्रॉब्लम नहीं, पूरे अर्थमेटिक में आपको कहीं कोई दिक्कत है, तो आप सिलेक्शन गुरुजी के चैप्टर वाइज कंटेंट पे करीब 50-55 की वीडियोस पड़ी हुई है, 50-55 की संख्या में चैप्टर वाइज कंटेंट में। वहाँ से आप चैप्टर वाइज में हर चैप्टर से अलग अलग वीडियोस हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं और अपना कॉन्सेप्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। सबसे सरल तरीके से इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है चैप्टर वाइज कंटेंट में कि स्पीड प्लस एक्यूरेसी होनी चाहिए। कंपटीशन के निकलने का, वनडे एग्जाम को क्वालिफाई करने का, क्रैक करने का सिर्फ एक फंडा है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी। सिर्फ स्पीड होगी, एक्यूरेसी नहीं होगी तो भी नहीं पास होंगे, और अगर सिर्फ एक्यूरेसी होगी, स्पीड नहीं होगी तो भी क्वालिफाई नहीं होगी। तो दोनों को सम्मिश्रण, उसका सही प्रोपोर्शन में आपके अंदर वो सही प्रोपोर्शन में होना चाहिए। तो देखो, इसका सबसे सिंपल वे क्या हो सकता है, आप इसको एज प्रॉब्लम या कोई भी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो आप चैप्टर वाइज कंटेंट जरूर पढ़िए सिलेक्शन गुरुजी का। ठीक है, देखते हैं। पुत्र का निकालने, मैंने बताया जिसकी जब की आयु निकालनी हो तब के आयु के अनुपात में हिस्सा। पुत्र की वर्तमान आयु निकालनी है तो वर्तमान आयु में पुत्र की आयु का क्या हिस्सा है, 1 गुणित जितने वर्ष बाद अनुपात बदले, 6 वर्ष बाद अनुपात बदला, गुणित बाद के अनुपात का अंतर 3 और 1 का अंतर 2, बटा दिए गए अनुपातों के तिर्यक गुणा का अंतर 2। 5 का 5, 3 का 3, 2। यह बच्चे की आयु आ गई 6 साल वर्तमान में। तो वर्तमान में अगर बच्चा 6 साल का है तो पिता उसका 5 गुना है, यानी 30 साल का है। तो क्या हो गया, 30 और 6, 30 4 गलत लिखा हुआ है, ध्यान देना, ये 30 6 होना चाहिए था, 30 6। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है ना, कर लोगे, सिंपल से सवाल है और आसानी से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक कर्मचारी जब 16 किमी प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा कार्यालय जाता है, 20 मिनट देरी से पहुंचता है। जब वह 20 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है तब 4 मिनट देर से पहुंचता है, उसके कार्यालय की दूरी क्या है? बात को समझने की कोशिश करिए मित्र, बहुत सिंपल सवाल और एग्जाम में एकदम ट्रेंड में है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं। ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है एकदम से, जैसे रहता है ना, तो एग्जाम में ये ट्रेंड कर रहा है क्वेश्चन इस समय। मान लिया मैंने किसी कर्मचारी के ऑफिस से घर की दूरी या घर से ऑफिस की दूरी x है। अगर वह x/20 से जाए, x/16 ना, तो समय कितना लगेगा? दूरी इतनी हो गई, चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय x/16 माइनस x बटा कितना 20, और ये बराबर हो गया कितने के? 20 मिनट देर से जाता है और 4 मिनट देर से पहुंचता है, यानी 16 मिनट की देरी होती है। भाई 20 मिनट देखो, 16 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रहा था तो 20 मिनट देर हो रहा था,
और 4 किलोमीटर और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है तो 4 मिनट देर हो रहा है, यानी समय का अंतर कितना हो गया, 20 मिनट लेट माइनस 20 और माइनस 4 घटाओगे तो वो +4 हो जाएगा, 16 मिनट माइनस होगा, यानी -16/60। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो x/80 गुणित 16/60 या x बराबर हो गया 16/60 गुणित 80, 20 चौका 80, 20 तिहाई 60, 64/3 और 64/3 का मतलब होता है 21 तिया 63, 21 सही 1/3 किलोमीटर। ये हो गया आपका बी ऑप्शन, 21 सही 1/3 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे ना भाई। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं सत्या 5000 निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है। 4 महीने बाद सत्या का साझेदार बन जाता है। 4 महीने बाद सुभाष, ठीक है, 4 महीने बाद सुभाष, ध्यान देना इसको सुभाष कर लीजिए, सुबह नहीं है, सुभाष, सत्या का साझेदार बन जाता है। 1 वर्ष बाद लाभ को 2 संबंध 1 के अनुपात में बांटा जाता है। सुभाष द्वारा व्यापार में लगाया गया धन कितना है? बहुत सिंपल, बहुत सिंपल सवाल। सत्या है और कौन है? सुभाष। क्या रेशियो भैया? कह रहे हैं कि सत्या ने 5000 रुपए लगाए, 12 महीने काम किया, 4 माह बाद यानी क्या महीने, 8 महीने सुभाष ने मान लो P रुपए लगा के काम किया। ये अनुपात क्या है बच्चा? या आप ये कह सकते हैं कि 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, यानी 15,000/2P। ये निवेश का अनुपात है और इसी अनुपात में लाभांश बांटा जाता है, तो P क्या होगा? तो 4P = 15,000, इट मीन्स P = 3750। कितना पैसा लगाया उसने? 3750 रुपए। सुभाष ने 3750 रुपए लगाकर व्यापार ज्वाइन किया। बात को समझने की कोशिश करो। पूरे पार्टनरशिप के चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको निवेश का अनुपात लाभ के अनुपात के बराबर समझ आना चाहिए। यही उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोर कॉन्सेप्ट है। अगला सवाल कह रहे हैं कि ए और बी के पास कुल मिलाकर 158 रुपए हैं। ठीक है, समझते हैं बात को, क्या चक्कर है भाई इनका। ए और बी के पास मिलाकर 158 रुपए, चलो ठीक है। ए प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट? 158। सी के पास एक मिनट थोड़ा क्वेश्चन चेक कर लो। सी के पास और बी को मिलाकर जो राशि है उसमें 101 कम है। सी के पास ए और बी को मिलाकर, सी के पास ए और बी, यहां ध्यान देना, सी के पास ए और बी को मिलाकर जो राशि है उसमें 101 कम है, यानी सी के पास ए और बी को मिलाकर 158 माइनस 101 है, यानी कितना है? 57 है। ठीक है, उसमें से बी के पास सी से 23 रुपए अधिक है, बी के पास सी से 23 रुपए अधिक हैं, यानी 57 + 23 बी के पास हैं, तो 60 हो गया, 60 × 20 80 हो गया। तो ए के पास क्या है? ए बराबर 158 और बी के पास 80, घटा दूंगा तो 20 और 58 20, 58 68 78, ए के पास 78 रुपए। सिंपल सवाल, समझ पा रहे हो ना? कह रहे हैं कि ए और बी को मिला के 158 रुपए है, सी के पास ए और बी को मिलाकर जो राशि है उससे 101 कम है, तो 158 माइनस 101 57 सी के पास हो गया। बी के पास सी से 23 ज्यादा है, तो बी के पास सी से 23 ज्यादा है, तो 57 + 23 80 हो गए बी के पास। ए के पास क्या होगा? ए के पास 158 माइनस बी कर दीजिए 80, 78 होगा। इतनी बात में कोई दुख तकलीफ का समस्या परेशानी हो तो बताओ भाई, नहीं है ना? अगला क्वेश्चन है, 3 बसों द्वारा 2 संबंधे 3 संबंधे 4 के अनुपात में दूरी तय की गई।
यदि समय का अनुपात 3 संबंधे 4 संबंधे 2 है तो चाल का अनुपात। चाल बराबर होता क्या है गुरु? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब देखो चाल क्या हो जाएगी, चाल का अनुपात क्या हो जाएगा? दूरी 2, 3 और 4, समय बटा 3 बटा 4 बटा 2। तो देखो 4 3 2 का एलसीएम कितना हो गया? 12। 12 से गुणा कर लेंगे तो 3 चौके 12, ये 8 संबंधे 9 संबंधे 24, 8 संबंधे 9 संबंधे 24, ये चालों का अनुपात हो जाएगा। बस सिंपल सवाल हो गया, सिंपल सा सवाल, ठीक ना? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बढ़ा देता है और फिर भी 20% लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? सिंपल सा सवाल है। अब बात समझो दोस्तों, क्या रहे हैं कि 800 रुपया अंकित मूल्य है और इस पर भी 10% छूट दिया जा रहा है, यानी 90% लिया जा रहा है, और ये 90% पे भी 20% का प्रॉफिट है, 20% का प्रॉफिट है, यानी ये 120% है, यानी ये भी सीपी का क्या है? 120% है। समझ पा रहे हो? ये अंकित मूल्य 800, 10% छूट दिया, 90/100 लिया। अब ये क्या हो गया? ये एसपी आ गया, ये एसपी हो गया, और सीपी पर 20% का प्रॉफिट है। इस एसपी में, एसपी में सीपी पर 20% का प्रॉफिट इंक्लूड है, यानी अगर सीपी निकालना हो तो सीपी कितना हो जाएगा? एसपी 800 गुणित 90/100, और अगर ये 120% है तो सीपी निकालना हो तो 100/120। 100 से खत्म, 3 तिरिके 9, 3 चौके 12 और 4 दूनी 8 और 2 तिहाई 600। 600 आपका सीपी हो जाएगा। एक लाइन का सवाल है दोस्तों, एक लाइन का सवाल, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कह क्या रहे हैं कि किसी परीक्षा में छात्र 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% हिंदी में, 40% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो कितने छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए? पहले दोनों विषयों में उत्तीर्ण ही निकाल लेते हैं। पास इन इंग्लिश हाउ मच? 60%। पास इन हिंदी 70%, और पास इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी कितना? 40%। तो 7 4 11 110%, और ये 40% घटा देंगे आप तो कितना बच जाएगा? 70%। ये 70% टोटल पास हैं। तो फेल कितने हुए भैया? तो फेल हो गए दोनों विषयों में 30%। ठीक, ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया कि 30% दोनों विषयों में फेल हुए हैं। आगे देखते हैं, अगला सवाल है, बहुत शानदार सवाल, आसान सवाल है। देखिए क्या है, एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, उसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक, जो भी थोड़ी बहुत टाइपिंग की मिस्टेक है उसको आप इग्नोर कर लीजिए, क्योंकि थोड़ी बहुत जब बड़ी बड़ी चीज़ें बनती हैं तो छोटी छोटी चीज़ें थोड़ी बहुत इग्नोर जो करने लायक हैं वो आप कर सकते हैं। तब आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? बड़ा सिंपल सा लॉजिक है दोस्त, ये आयत है, इसका विकर्ण 10 है, एक भुजा 6 है तो दूसरी भुजा 8 होनी ही होनी है, और 8 अगर होनी है एक भुजा, क्योंकि ये ट्रिपलेट है, और अगर ये ट्रिपलेट है और आयत का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं तो 6 × 8 बराबर 8 4 48। पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगला सवाल कह रहे हैं कि कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कितने वर्ष में 3 गुना होगा? एक्चुअली ये 3 गुना नहीं है, बेसिकली ये 8 गुना है, कि कितने समय में 8 गुना होगा। ठीक है, तीन ही गुना है। चलो ठीक है, सही है, ध्यान दीजिएगा, 3 गुना होगा। ध्यान देना, अगर कोई राशि 100 रुपए है, मान लो 5 वर्ष में कितना हो गया? 2 गुना। 5 वर्ष में 2 गुना 200 हो गया। इस 200 में मूलधन 100 और यही ब्याज है 100 रुपए। कह रहे हैं कितने समय में 3 गुना यानी 300 हो जाएगा, और 300 होने का मतलब मूलधन कितना हो जाएगा? 100। ब्याज का कितना पैसा होगा? 200 ब्याज। 100 रुपया ब्याज पाने में
5 साल लग गए तो 200 रुपया ब्याज पाने में कितना साल लग जाएगा? 10 साल। सिंपल सवाल, क्लियर है ना? कर लोगे। 8 गुना वाला जो मैं बता रहा था वो दूसरी बात बता रहा था। क्या बता रहा था? सवाल अगर 3 गुना पूछ रहा है तो आप ऐसे लगा लोगे। फिर से समझ लो, 100 रुपया अगर 5 साल में 200 हो रहा है तो 200 रुपए में 100 रुपया मूलधन है, 100 रुपया मूलधन है और 100 रुपये ब्याज। और 100 रुपये पे 100 रुपया ब्याज पाने में आपको लग गए 5 साल। 3 गुना होना है यानी 100 से 300 होना है, यानी मूलधन 100 ब्याज 200। 100 रुपया ब्याज पाने में आपको कितना दिन लगा भाई? 100 रुपए ब्याज पाने में आपको 5 साल लग गए 100 रुपए पे। तो 100 रुपए पे 200 रुपए ब्याज पाने में 2 गुना समय लगे, 110 साल। 8 गुना वाला क्या कॉन्सेप्ट में बता रहा था? अगर सवाल ये होता कि कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 गुना होगा, तो 5 साल में अगर 2 गुना होता है तो 8 गुना होने में कितना समय लगेगा? 2 की पावर 3 8 होता है, और इस 3 का यही 5 से गुणा हो जाता है तो हो जाता है 15 साल। कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे ना? ठीक है। तो सिलेक्शन गुरुजी पर जुनून प्रैक्टिस सेशन बैच में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ ऐसे ही बेहतरीन और शानदार सवालों के साथ जो आपको आगामी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाने वाले हैं। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो, आपको हमारा मेथड अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। कल फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।